बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी की इतनी तरक्की कर लेने के बावजूद इस दौर में बनने वाली कार हो, मोबाइल फ़ोन हो या इवन ये इलेक्ट्रिक बल्ब, इसकी क्वालिटी पुराने वक्तों की निस्बत इतनी बुरी क्यों है। यानी आजकल की कार्स में लग्जरी फीचर्स तो बहुत आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन से भी बड़े कैमरास लग रहे हैं बेहतरीन किस्म के, लेकिन इनके कलर्स और शेप में बड़ी स्टाइल आ गया। बल्ब्स भी बड़ी फैंसी फैंसी लाइट्स आ गए हैं डिज़ाइन में, लेकिन इन सब के बावजूद इन इलेक्ट्रॉनिक अशिया की लाइफ पहले से बहुत कम क्यों होकर रह गई है, यह ख़ास की गई है। और प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज कैसे दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रही हैं। लेकिन पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। देखें, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये मेरी अपनी तहकीक नहीं है, ये मैंने एक और डॉक्यूमेंट्री में ये देखी चीज़ और उसके बाद इसके ऊपर हमने रिसर्च करनी शुरू की कि अमेरिका में एक फायर स्टेशन है लिवरपूल में, नंबर 6, जिसकी ख़ास बात यह है कि वहाँ दुनिया का वाहिद और सबसे पुराना एक ऐसा बल्ब है जो पिछले 121 सालों से मुसलसल चल रहा है। और उससे भी ज़्यादा आपको हैरानी इस बात की होगी कि ये लाइट स्विच के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। अलबत्ता उसके लिए बैकअप बैटरी और जनरेटर वो ज़रूर है, लेकिन ये असल सवाल यह है कि इतने सालों से काम कैसे कर रहा है, आज तक कभी ख़राब या फ्यूज़ क्यों नहीं हुआ। हमारे बल्ब देखिए आप, हमें बार बार कहते हैं कि लाइट फ्लक्चुएट होती है तो बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। हालांकि जब ये बल्ब हाथ से देसी तरीके से बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त कमर्शियल बुनियादों पे ये जो लाइट बल्ब है इनकी तैयारी बिल्कुल अपने इब्तदाई मराहिल में थी, लेकिन फिर भी ये बल्ब इतने मिलियन घंटों से रोशन है और अभी तक काम कर रहा है। जबकि आज के दौर में हम किसी भी लाइट बल्ब के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। अब कुछ वक्त पहले मुझे किसी ने ये स्टोरी बताई थी कि कई सालों पहले एक ऐसा बल्ब इजाद हुआ जो हमेशा काम कर सकता, कभी ख़राब या फ्यूज़ ना हो। लेकिन मसला यह है कि वो बल्ब कभी मार्केट तक नहीं पहुंच सका क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल नहीं बन सकता। अब आप सोच रहे होंगे ना कि इस बल्ब को तो बेचना सबसे आसान है, क्योंकि इसे तो हर शख्स ये सोचकर लाजमी खरीदेगा कि अगर एक बार खरीद लिया तो बार बार खर्चे से बच जाएंगे। और यही उसका बिजनेस मॉडल का नेगेटिव पॉइंट था। एक बार सेल के बाद इस प्रोडक्ट का कोई रिपीट कस्टमर नहीं बनता, इसलिए उसकी सेल एक हद तक जाएगी, उसके बाद बढ़ ही नहीं सकती आगे। और ये कोई मफरूज़ा नहीं है, ये बल्कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, हकीकत में ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। एक वक्त था कि जब लॉन्ग लास्टिंग लाइट बल्ब बनाकर बेचे जाते थे, लेकिन जब कुछ अरसे बाद उनकी सालाना सेल को एनालाइज किया गया तो पता चला कि 1923 में ऑस्ट्रम के बल्ब की जो सेल है वो 63 मिलियन थी, जो अगले साल कम होकर 28 मिलियन तक हो गई। यानी ये बल्ब उन कंपनियों के लिए एक फ़ायदेमंद प्रोडक्ट की जगह नुकसानदेह प्रोडक्ट साबित हुई जो उसको बना रहे थे। अब उसके बाद 1924 में जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में क्रिसमस के मौके पे ये जितने बल्ब मैन्युफैक्चरर्स थे, लाइट बल्ब बनाने वाले, उनकी कंपनीज की एक खुफिया और सीक्रेट मीटिंग हुई जिसमें फिलिप्स था, इंटरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक्स है, टोक्यो इलेक्ट्रिक है, ऑस्ट्रॉम जर्मनी है, यूके की ये एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक और टॉप एग्जेक्टिव्स के शामिल थे। इस मीटिंग में उन्होंने मिलकर एक फीबस कार्टल बनाया। ये फीबस कार्टल का मतलब है द ग्रीक गॉड ऑफ लाइट। और ये अहद दिया गया कि तमाम कंपनीज मिलकर काम करेंगी, दुनिया में लाइट बल्ब की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगी। उस मीटिंग में यही डिस्कस किया गया कि लाइट बल्ब जो लंबे अरसे तक काम करते हैं, अगर इनकी कीमत भी बढ़ा दी जाए तो कंपनीज को वो प्रॉफिट नहीं होगा जो कि रिपीट कस्टमर से होता है। इसलिए फैसला किया गया कि उन लाइट बल्ब्स के लाइफ स्पैन को रिड्यूस किया जाए, ताकि एक बल्ब ख़राब होगा तो कस्टमर पे लाजिम हो जाएगा, वो उसकी जगह दूसरा खरीदेगा। इसलिए वो बल्ब जो कि 2500 घंटे से ज़्यादा तक रोशन रह सकते थे, उनकी जगह वो बल्ब बनाने शुरू किए गए जो सिर्फ 1000 घंटे तक काम करते, उसके बाद वो उड़ जाते हैं। अब अगला मरला ये था कि कंपनी एक दूसरे पे नज़र कैसे रखे, कोई दूसरा ऐसा बल्ब बना के मार्केट में ना भेजे जो कि 1000 घंटे से ज़्यादा चले, क्योंकि ये कस्टमर्स को तो यही कह के अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं ना कि हम आपको सबसे बेहतर प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो उसके लिए ये प्रैक्टिस शुरू की गई कि हर एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपनी सैम्पल प्रोडक्ट्स भेजती थी, जिनको एक स्टैंड पर लगा के चेक किया जाता था। और अगर किसी भी कंपनी का बल्ब 1000 घंटे ज़्यादा काम करता था तो उसको फ़ाइन होता था, बाकायदा फ़ाइन। और इस कंपनी का बल्ब 3000 घंटों से ज़्यादा काम करता था तो 1000 बल्ब की सेल पर कंपनी को 200 स्विस फ्रैंक्स जुर्माना किया जाता था।
उसकी वजह से वो इंजीनियर्स जो पहले बल्ब के लाइफ स्पैन और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, उन्हें मजबूर किया गया कि अब वो इसकी लाइफ स्पैन को रिड्यूस करने के ऊपर काम करें। अब वो इसमें कामयाब हुए, जिसकी वजह ये कार्टेल बनने के 4 साल बाद ही ये लाइट बल्ब्स की कंपनीज की सेल जो है उसमें 25% इंक्रीज हो गया। अब एक तरफ तो होते हैं रिपीट कस्टमर्स की वजह से सेल इंक्रीज हुई, दूसरी तरफ म्यार गिराने की वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस हो गई। लेकिन इन कंपनी से बल्ब की कीमत वही रहने दी जो पहले थी। इसी कुछ अरसे बाद उन्होंने अच्छा खासा मुनाफा बनाया। और ये कोई सुनी अनसुनी बात नहीं है, बल्कि इसके सबूत मौजूद हैं कि कार्टेल में मौजूद ये कंपनीज मिलकर अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर्स के लिए बेहतर बनाने की बजाय सिर्फ इस बात को यकीनी बनाती थी कि वो अपनी सेल और प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकती। अब जिस बल्ब की मिसाल मैंने आपको शुरू में दी है ना, उसके भी इतने तवील अरसे तक काम करने की वजह यही है कि ये बल्ब उस कार्टेल के वजूद में आने से पहले का बना हुआ है। और इसके अलावा इस बल्ब का फिलामेंट भी 4 to 5 वॉट्स तक है, यानी लो पावर का है। उसे फायर स्टेशन में नाइट बल्ब के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए लगाया गया था, आज भी चल रहा है। अब मैं आपको बताऊँ, एक वक्त आया जब इन कार्टेल का पर्दाफाश हुआ और इन कंपनीज के आपस में कुछ लड़ाइयाँ हुई, कुछ नई कंपनीज मार्केट में आई तो उन्होंने उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। जिस बाद 1955 में आकर तो ये कार्टेल ऑफिशियली ख़त्म हो गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कार्टेल अपनी प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करता था वो आज भी वही चल रहा है। इस पर वो मिसाल फिट आती है ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। यानी कार्टेल ख़त्म होने के बाद भी अब कंपनीज खुद ही सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो कुछ अरसे बाद खुद ख़त्म हो जाता है। इसे प्लान्ड ऑब्सोलेंस कहते हैं। और अगर आपको याद हो तो 2003 में कैसी नेस्ट की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसका टाइटल था आईपॉड्स डर्टी सीक्रेट। उसमें उसने बताया था, क्लेम किया था कि कैसे 18 महीने पहला खरीदा गया हुआ आईपॉड जब काम करना छोड़ गया और उसने एप्पल कंपनी को फ़ोन किया तो आगे से जवाब मिला क्योंकि आपके आईपॉड को एक साथ ज़्यादा हो गया तो अब आप इसको ठीक करवाना चाहते हैं तो आप इसे पोस्ट या मेल के ज़रिए में भेजना होगा। उसका खर्चा तकरीबन $250 है, $250 वो होगा। फिर जब आप इससे कम कीमत में नया आईपॉड खरीद सकते हैं। अब इस वीडियो को कई मिलियन लोगों ने देखा और एप्पल कंपनी ने लॉ सूट से बचने के लिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स भी की और बड़ी की। लेकिन इनकी ये प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस जो है वो ना रुकी। 2017 में जब कंपनी की तरफ से iOS अपडेट किया गया तो वो लोग जिनके पास पुराने आईफोन थे उनकी परफॉर्मेंस स्पीड बहुत स्लो हो गई। लोगों को ऐप्स डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, यहाँ तक कि फ़ोन्स खुद से शट डाउन होना शुरू हो गए। एप्पल ने एक बैटरी का इशू बताया, लेकिन आप सब जानते हैं कि एप्पल में बैटरी रिप्लेस नहीं हो सकती, जिसकी वजह से वो फ़ोन्स नकारा होते गए। एप्पल अब तक कई मिलियन डॉलर्स के लॉ सूट्स जो हैं लोगों को पे कर चुका है, लेकिन इस प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि जो प्लान्ड फॉर्मूला इसकी वजह से कंपनी ने जो मुनाफा कमा रही है वो इस जुर्माने से बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको ये सुन के हैरानी होगी, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो प्लान करके आप घटिया चीज़ बनाते हैं कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है, इससे कुछ फ़ायदे भी हैं। 1930 की दहाई में जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन हुआ और 1/4 आबादी जो थी वो जॉबलेस हो गई तो उसे रियल एस्टेट ब्रोकर बर्नार्ड लंडन ने ये ही तरीका अपनाया और एक आइडिया दिया ताकि लोगों को रोज़गार दिया जाए और अमेरिका को डिप्रेशन से निकालें। उसने अमेरिकन गवर्नमेंट को ख़त लिखा कि ऐसे कपड़े, जूते और मशीनें बनाई जाएं जो एक महदूद मुद्दत तक इस्तेमाल हो और इसके बाद वो नकारा हो जाए ताकि लोग नई चीज़ें खरीदें और कंपनीज चलती रहें और लोगों का भी रोज़गार का मसला ना हो। अब इस मौजू पे एक फ़िल्म भी बनी थी, आई किड यू नॉट। उसको ऑस्कर अवार्ड जब के लिए नॉमिनेट हुई, वो बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए भी। उसमें एक साइंटिस्ट एक ऐसा सफ़ेद कपड़ा बनाता है जो कभी मैला नहीं होता, उस पर कभी सिलवटें नहीं पड़ती, नहीं उसकी क्रीज सही रहती है और वो सालों तक इस्तेमाल किए जाने के बावजूद पुराना नहीं हो सकता। लेकिन वो कपड़ा कंपनी मालिकान के लिए उस वजह से परेशानी का बायस बना कि इसके रिपीट कस्टमर्स नहीं होंगे और वर्कर्स इसलिए परेशान थे कि इससे जो वर्कर जो वॉशिंग करके, कपड़ों को सिलाई करके, प्रेस करके अपनी आमदनी कमाते थे उनकी जॉब्स जो है ख़त्म हो जाएंगी। इसका फैक्ट्री मालकान और वर्कर्स दोनों ही उस साइंटिस्ट के पीछे पड़ जाते हैं ताकि उस साइंटिस्ट और उसकी ये जो ईजाद है या फाइंड है वो उसको ख़त्म करें। लेकिन जो भी हो, ये प्लान्ड तरीके से कंज्यूमर्स के लिए परेशानी की एक बड़ी वजह थी, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की 25 रियासतों को एक कानून बनाना पड़ा
कि लोग अपनी मशीनों को मुरम्मत करवा सकते हैं ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस्तेमाल किया जा सके। इस कानून के तहत कंपनीज पे ये लाजिम किया गया कि वो अपने प्रोडक्ट्स इस तरह बनाएंगे कि इनको मुरम्मत करने में मुश्किल ना हो और इनके स्पेयर पार्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल होंगे। लेकिन इस कानून से भी काम नहीं बना। अभी जब प्लान तरीके से कम स्टैंडर्ड है, इसके लिए कंपनीज ने कस्टमर साइकोलॉजी से खेलना शुरू कर दिया। लाइट बल्ब की तरह एक वक्त था कि फोर्ड कंपनी बड़ी मजबूत कार्स बनाती थी, सॉलिड कार्स जो सालों साल चलती थी, इनको बदलने की भी जरूरत नहीं होती थी। एक वक्त आया जब अमेरिका में हर एक के पास ये कार्स आ गई और उसकी वजह से कंपनी की सेल अब रिड्यूस हो गई। तब उन्होंने प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस जो है, आई होप ये मैं सही बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला लगाया कि इन कारों को मुख्तलिफ रंगों में बनाना शुरू किया। ये हुआ जब ड्यूपॉन्ट कंपनी ने जनरल मोटर्स खरीदी, क्योंकि ड्यूपॉन्ट पेंट कंपनी थी। हर साल अब एक नए रंग की कार मार्केट में लॉन्च होती, जिस कस्टमर को रंग पसंद आया वो उसे खरीदना शुरू कर देते। रंगों के बाद डिज़ाइन में चेंजेस शुरू हो गई। यही वो काम है जो सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स वाली कंपनीज कर रही हैं कि हर साल सिर्फ कलर और शेप में थोड़ी सी चेंज करके एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस हो जाता है। और वो लोग जो फैशन और ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, जिनके लिए अफोर्ड करना भी मुश्किल नहीं, तो ज़रूरत ना होने के बावजूद नया मॉडल खरीदते हैं, कंपनी की सेल बढ़ाते हैं। हर कुछ अरसे में ट्रेंड्स को रिसाइकिल किया जाता है, उन्हें नए फैशन का नाम देकर लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, पैसा बनाया जाता है। और यही है वो बिजनेस मॉडल जिसको ये कंपनीज अडॉप्ट करने के लिए अपना कद बड़े से बड़ा करती जाती हैं। अब आपको समझ आई कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हमारे इर्द गिर्द जो एक प्लान तरीके से हमको अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल रही, और इसमें एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं बीसियों लोग, बीसियों बड़ी कंपनीज वो इसकी जिम्मेदार हैं। अगली बार तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।